नमस्कार गाइस, आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय जीव और समष्टियों में भाग 9 पढ़ा। भाग 9 में आपने स्पर्धा यानी कंपटीशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भाग 10 में उसके आगे के टॉपिक के बारे में, जो कि है परजीविता यानी पैरासिटिज्म। परजीविता क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। पैरासिटिज्म, परजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति का जीव दूसरी जाति के शरीर पर रहता है, उसके अंदर या बाहर। जैसे मान लो कि एक जाति ए है जो परजीवी है, परजीवी जीव है, ठीक है। परजीवी जीव वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह ही नहीं सकते। उनको जीवित रहने के लिए, उनको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए किसी एक और जाति के जीव की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जीव जिस जाति के जीव पर रहते हैं उनसे अपना आहार ग्रहण करते हैं, किसी भी तरीके से वे उस पर डिपेंड होते हैं। तो जिस पर वे डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है, होस्ट, ठीक है, होस्ट कहलाता है। तो मान लो जैसे एक मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए मनुष्य पर निर्भर होना पड़ता है, मनुष्य के शरीर में आना ही होता है उसको, तभी उसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक परजीवी जीव है। मनुष्य क्या है? उसके लिए परपोषी है। इसके लिए क्या है? परपोषी है मनुष्य। तो अब जो परजीवी जीव होते हैं वे स्वतंत्र रूप से नहीं जीते हैं, वो हमेशा किसी पर डिपेंड होते हैं अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, दूसरी जाति के जीव पर। दूसरा, परजीवी जो होते हैं वो जिस जाति के जीव पर अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए निर्भर होते हैं, जिसे हम परपोषी कहते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उनकी पाचन क्रिया को संदमित कर देंगे, उनकी जनन क्षमता को घटा देंगे, उत्तरजीविता को कम कर देंगे। किसी न किसी रूप से ये परजीवी जीव परपोषी को क्या पहुंचाती है? हानि पहुंचाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि परजीवी जो होते हैं वे स्वतंत्र नहीं जीते, किसी दूसरी जाति के जीव पर निर्भर होते हैं अपने जीवन चक्रों को पूर्ण करने के लिए। यानी हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए मनुष्य ही चाहिए। मनुष्य के अलावा ये कहो वो भालू से अपना जीवन चक्र पूरा कर ले, या शेर से अपने जीवन चक्र पूरा कर ले, बकरी से जीवन चक्र पूरा कर ले, तो ऐसा नहीं होता। उसको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए परपोषी की एक विशेष जाति की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि परजीवी क्या होते हैं? परपोषी विशिष्ट होते हैं। यानी जिस जाति पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए वो बने हैं, उसी जाति पर ही अपना जीवन चक्र पूर्ण करते, किसी और पर नहीं करते। तो कुछ बातें यहाँ पर लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो मैंने क्या बताया कि क्या होते हैं? अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट होते हैं। परपोषी विशिष्ट होते हैं का मतलब क्या है? कि वे परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम मनुष्य पर डिपेंड है, तो मनुष्य पर ही डिपेंड होंगे, मनुष्य से ही अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे, किसी और जाति के जीव से नहीं करेंगे। यानी क्या कह सकते हैं कि वे परपोषी की केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन व्यतीत करता है। अच्छा, प्लाज्मोडियम अगर मनुष्य पर ही डिपेंड है, मनुष्य के साथ ही अपना जीवन चक्र पूरा करता है, तो यानी मनुष्य और प्लाज्मोडियम एक दूसरे से, मनुष्य तो नहीं, ये इससे तो बिल्कुल अंतर संबंधित है। यानी हम क्या कह सकते हैं? ये इसके साथ ही विकसित हुए होंगे, साथ साथ विकसित हुए होंगे। अगर मनुष्य नहीं होता तो प्लाज्मोडियम भी नहीं होता, मनुष्य है तभी तो प्लाज्मोडियम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार परजीवी व परपोषी दो सहविकसित जीव हैं। अब मान लो कि अगर मनुष्य इससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढता है, तो इस उपाय, मान लो कि कोई उपाय ढूंढ लिया, तो अब इसको इस पर जीवित होने के रहने के लिए, इस पर अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? उस उपाय के प्रति ऐसा कोई साधन बनाना होगा कि जिससे वो मनुष्य के अंदर तब भी जीवित रह पाए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी
जानवर से बचने के लिए अपने घर के चारों तरफ अगर हम लकड़ी की दीवार लगा देते हैं तो उस जानवर को जरूरी है कि वो उसी घर में रहे, तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, जानवर को दीवार तोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से परपोषी अगर परजीवी से बचने के लिए किसी भी विशेष साधन की को विकसित करता है, तो परजीवी को उस परपोषी में जीवित रहने के लिए उस साधन के विरुद्ध कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे वह साधन समाप्त हो जाए और वो उस परपोषी पे जीवित रहने लगे। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने का साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उस परपोषी के साथ रहने के लिए उन साधनों को निष्प्रभावी या व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करना होगा। मान लो कि एक बड़ी मछली है, ठीक है, एक बड़ी मछली है, उस पर छोटी मछली को चिपकने के लिए छोटी मछली परजीवी के रूप में उसके शरीर पर चिपक जाती है। लेकिन अब ये बड़ी मछली उससे चिपकने से बचने के लिए अपने सरफेस को इतना स्मूथ बना लेती है कि वो छोटी मछली उस पर आके चिपक ही ना पाए। तो अब जो परजीवी मछली छोटी थी उसको इस पर चिपकने के लिए कोई साधन विकसित करना होगा, तब जाकर वो चिपकेगी। तो ऐसे कुछ साधन वो विकसित भी कर लेती है। तो ऐसी छोटी मछली ऐसे कुछ साधन विकसित कर लेती है जिससे कि इस बड़ी मछली के साथ चिपक सके परजीवी के रूप में। तो जो साधन विकसित हुआ है और वो परपोषी के साथ उन्हें रहने के लिए सक्षम बनाता है। वही कहने का मतलब है कि अगर परपोषी इससे बचने के लिए कोई साधन विकसित कर लेता है तो उस साधन के विरुद्ध इन परजीवियों को कुछ ऐसा साधन विकसित करना होगा जो इनके साथ जीवन व्यतीत करने में सफल बनाए। ठीक है, अब इसके कई सारे उदाहरण हैं। जैसे बहुत सारे जीवों ने ऐसा अनुकूलन कर भी लिए हैं, अनावश्यक जो संबंधित अंग हैं उनको विलुप्त कर दिया अपने शरीर से, और जैसे चिपकने के लिए अंगों का विकास कर लिया, पाचन तंत्र को खत्म कर दिया। जैसे हम लोगों के शरीर में जो आता है टीनिया सोलियम जो है वो एक परजीवी है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो वो आंत में कैसे जीवित रहे, तो उसके लिए उसने क्या अनुकूलन किया, वो उसने अपना पाचन तंत्र ही नष्ट कर लिया। तो वो सीधा हमारे द्वारा जो पाचित की हुई भोजन होती है उसका अवशोषण करता है, ठीक है, कि जिससे उसको जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा आहार मिले। तो लिखेंगे कि अपने जीवन शैली में परजीवियों ने ऐसे अनेक अनुकूलन विकसित कर लिए हैं, जैसे अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव, परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंग मतलब चिपकने वाले अंग, आसंजी अंगों या
चूसकों की उपस्थिति, कॉमा पाचन तंत्र का लोप व उच्च जनन क्षमता, ऐसे कुछ अनुकूलताएं ये परजीवी विकसित कर चुके हैं। अब परजीवियों का जो जीवन चक्र होता है वो जटिल होता है। उनको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए पोषकों की आवश्यकता होती है, मतलब होस्ट की, परपोषी की आवश्यकता होती है। इन परपोषी के बीच में भी कुछ मध्यस्थ परपोषी भी बनते हैं उनके जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए। तो वे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। जैसे मानव लिवर फ्लूक एक ऐसा परजीवी है जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। तो उस मानव लिवर फ्लूक को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दो मध्यस्थों की आवश्यकता होती है, घोंघा और मछली। घोंघा और मछली के माध्यम से ही उसका जीवन चक्र पूर्ण होता है और फिर फलता वो मनुष्य के अंदर आकर रोग उत्पन्न करता है। तो यानी लिखेंगे यहाँ पर कि परजीवियों का जीवन चक्र जटिल होता है, इनमें एक या दो मध्यस्थ परपोषी की आवश्यकता होती है, जो इनके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखते चलेंगे कि मानव लिवर फ्लूक ए ट्रेमेटोड पैरासाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि ट्रेमेटोड पैरासाइट का उदाहरण बताइए। तो ट्रेमेटोड पैरासाइट का उदाहरण है लिवर फ्लूक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। मानव लिवर फ्लूक को जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों घोंघा व मछली की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हम मलेरिया परजीवी को देखें, प्लाज्मोडियम, तो उसको भी मानव में या अन्य परपोषी में फैलने के लिए, अन्य मानव में फैलने के लिए रोगवाहक मच्छर की आवश्यकता होती है। उसको भी लिखेंगे। मलेरिया परजीवी को अन्य परपोषी में फैलने के लिए रोगवाहक मच्छर की आवश्यकता होती है। अब आपको पता है कि ये परजीवी जो होते हैं वो रोग भी उत्पन्न करते हैं, यानी कह सकते हैं कि परजीवी परपोषी को हानि भी पहुंचाते हैं। लिखेंगे परजीवी परपोषी को हानि भी पहुंचाते हैं, वे परपोषी की उत्तरजीविता, वृद्धि
व जनन क्षमता को कम कर देते हैं व उसकी समष्टि घनत्व को भी घटा सकते हैं। अब परजीवी परपोषी को इतना कमजोर बना देता है कि वो परभक्षण के लिए भी असुरक्षित हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मछली में एक परजीवी पाई जाती है, एक मछली विशेष प्रकार की, वो बहुत तेजी से भागती है, तो बगुला उस मछली को नहीं पकड़ पाता, लेकिन उसी मछली में जब परजीवी आ जाता है तो परजीवी के आने की वजह से वो मछली बड़ी कमजोर पड़ जाती है, तो वो उतनी तेजी से भाग नहीं पाती, तब बगुला उसे आसानी से पकड़ लेता है। तो यानी कि ये परजीवी उस परपोषी को इतना कमजोर बना देती है कि वो परभक्षण के लिए भी असुरक्षित हो जाता, बच नहीं पाता, अपने पर शिकारी से बच नहीं पाता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परजीवी परपोषी को इतना कमजोर बना देती है कि वह परभक्षण के लिए भी असुरक्षित हो जाता है। अब परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाह्य परजीवी यानी एक्टोपैरासाइट, और एक होता है अंतः परजीवी यानी एंडोपैरासाइट। बाह्य परजीवी कौन होते हैं? वे जो शरीर के बाह्य सतह पर रहकर परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, अपने परपोषी से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्यों के सर पर, बाल पर जुओं का पड़ना, तो जुआ क्या है? बाह्य परजीवी है, वो शरीर के बाहर रहता है, लेकिन उसके अपना आहार पूर्ति वहां की जड़ों में उपस्थित नसों के द्वारा खून चूस कर करता है, तो वो बाह्य परजीवी होता है। ऐसे ही कुत्तों में भी जो चिचड़ियां पाई जाती हैं, टिक्स पाए जाते हैं, एक प्रकार का कीड़ा है जो उनके शरीर के बाह्य सतह पर रहकर उनसे अपना आहार प्राप्त करता है, तो वो बाह्य परजीवी होते हैं। यानी सिंपली कह सकते हैं कि शरीर के बाह्य सतह पर रहता है। लेकिन अंतः परजीवी जो होते हैं, एंडोपैरासाइट जो होते हैं, वो शरीर के अंदर जाते हैं। शरीर के अंदर उपस्थित विशेष अंगों, यकृत, किडनी यानी वृक्क, फेफड़ों यानी लंग्स या आरबीसी पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर के अंदर के भागों में पाए जाते हैं और वहां पर अपना आहार ग्रहण करते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि शरीर के भीतर पाए जाते हैं। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं कि वे परजीवी जो परपोषी की बाह्य सतह पर या बाह्य पृष्ठ पर रहकर आहार पूर्ति करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य के सिर पर पाए जाने वाले जू, ठीक है, लाइस ऑन ह्यूमन हेड, और कुत्तों पर चिचड़ियों का पाया जाना यानी टिक्स ऑन डॉग। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे समुद्री मछलियों पर अरित्रपाद यानी कोपपॉड्स एक प्रकार के कीड़े हैं जो उन पर पाए जाते हैं परजीवी के रूप में। लिख सकते हैं कि अनेक समुद्री मीन का
अरित्रपादों यानी कोपेपॉड्स से ग्रस्त होना, ये भी परजीविता का उदाहरण है। दूसरा, अमरबेल, एक कस्कुटा नामक पौधा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, वो कुछ पौधों जिन्हें हम बाड़ पौधा हेज प्लांट कहते हैं, उन पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। अब अमरबेल में जो पत्तियां होती हैं, पर्णहरिण जो होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। पूरी तरीके से अपने भोजन के आहार की पूर्ति के लिए वो पोषी पौधे पर निर्भर होता है। तो ये भी लिखेंगे। ये सब एग्जाम्पल है बाह्य परजीवी का। अमरबेल यानी कस्कुटा, एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाड़ पौधों यानी हेज प्लांट्स पर पाया जाता है। इसमें विकास प्रक्रिया के दौरान पर्णहरित व पत्तियां समाप्त हो जाती हैं। समाप्त हो जाती हैं। या अपने आहार की पूर्ति पोषी पौधे से करता है। अब जो मादा मच्छर होती हैं वो मनुष्य से रक्त चूसती हैं। वो रक्त उनके जनन के लिए बड़ा अनिवार्य होता है, लेकिन फिर भी हम मादा मच्छर को परजीवी नहीं मानते। ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मच्छर भी तो परजीवी हुआ, क्योंकि उससे भी हमारे रक्त की आवश्यकता होती है, हम पर निर्भर होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, एनसीईआरटी में मेंशन है कि मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, भले ही इसको अपने जनन के लिए हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो नोट करके पॉइंट लिखना, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, भले ही इसे अपने जनन के लिए हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अब क्यों नहीं माना जाता, इसका कारण मेंशन नहीं है, ठीक है। अब वे परजीवी जो परपोषी के शरीर के भीतर भिन्न स्थलों में पाए जाते हैं, उन्हें हम अंतःपरजीवी कहते हैं। तो लिखेंगे कि वे परजीवी जो परपोषी के शरीर के भीतर भिन्न भिन्न स्थलों जैसे यकृत, वृक्क, फेफड़ा या लाल रक्त कणिकाओं आदि में पाए जाते हैं, वे अंतःपरजीवी कहलाते हैं। लिखेंगे इनका आकारिकी व शारीरिकी लक्षण सामान्यतः सरलीकृत होता है
जो इनकी जनन शक्ति को बल देता है। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो अंतः परजीवी होते हैं उनकी आकारिकी और शारीरिक लक्षण जो होते हैं बहुत सरलीकृत होते हैं। क्यों? जिससे उनकी जो जनन शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। कम समय में अधिक संख्या में ये संतति उत्पन्न कर पाते हैं। अंतः परजीवी वे होते हैं जो परपोषी के शरीर के भीतर किसी अंग में पाए जाते हैं। अब लिखेंगे पक्षियों में परजीविता के एक अच्छा उदाहरण है अंड परजीविता यानी ब्रॉड पैरासिटिज्म, जिसमें परजीवी पक्षी जो होती है वो परपोषी पक्षी के घोंसले में अपना अंडा दे देती है और उस परपोषी पक्षी को उसके अंडे को सेने देती है। जैसे कोयल अपना अंडा कहाँ देता है? कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देता है। अब कौवा समझता है कि वो उसका ही अंडा है और साथ ही साथ अपने अंडों के साथ साथ उसके अंडे को भी सेने लगता है। और वो तो पता चलता है जब अंडा फूटता है, तब बाद में पता चलता है कि वो तो कोयल थी। तो ये कहलाता है अंड परजीविता, ब्रॉड पैरासिटिज्म। तो इसको भी लिखेंगे कि पक्षियों में अंड परजीविता। अच्छा, ये सब में नहीं होता क्योंकि सबके अंडे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रंग स्वरूप के होते हैं। तो ये जो अंड परजीविता वाले जो जीव होते हैं उनके अंडे जरूरी होना चाहिए कि जिस परपोषी के घोंसले में वो दें उसके अंडों के समान होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरा वाला पहचान के उसे फोड़ फाड़ देगा। तो पक्षियों में अंड परजीविता यानी ब्रॉड पैरासिटिज्म परजीविता का एक अच्छा उदाहरण है। जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उसके अंडे को सेने देता है। लिखेंगे विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी के अंडे का साइज व रंग परपोषी के अंडे के समान विकसित हो गया। जिससे परपोषी पक्षी द्वारा उसे पहचान लिए जाने व उसे घोंसले से निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाए। तो इस प्रकार से जो परजीवी होते हैं वो बड़ी चालाकी से अपने परपोषी का उपयोग करते हैं अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। इसमें आपने कई सारे एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें आपने एक तो अंड परजीविता का उदाहरण पढ़ा। अंड परजीविता का उदाहरण में आपका कोयल और कौवे के बीच की आपको क्रिया समझ में आएगी, क्योंकि उसमें कोयल का जो पक्षी होता है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है। यह हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो परजीवी होते हैं उनकी आकारिकी व शारीरिक लक्षण इतने सरल होते हैं
कि उसके कारण उनकी जनन शक्ति बढ़ जाती है, जो अंतःपरजीवी होते हैं। तो अंतःपरजीवी जीव कौन से होते हैं? वो जो परपोषी के शरीर के अंदर रहते हैं। ठीक है, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि जो मादा मच्छर होती है उनको हम परजीवी नहीं मानते हैं। ठीक, तो उसके बाद समुद्री मीन पर कोपेपॉड्स का परजीवी के रूप में उपस्थित होना, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है परजीविता का। कस्कुटा भी एक परजीवी पौधा है, ये भी खूब पूछा गया है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि इसमें परजीवी पौधे का उदाहरण बताइए। तो परजीवी पौधों में अमरबेल यानी कस्कुटा एक परजीवी पौधा होता है। ठीक है, बाकी एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट के बारे में आप जान चुके हैं। दूसरा, परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं, यानी जो परजीवी होते हैं वो परपोषी के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उनकी जनन क्षमता को घटा देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव लीवर फ्लूक जो होता है वो किस प्रकार का पैरासाइट है? तो ट्रेमेटोड पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है? ट्रेमेटोड पैरासाइट। ठीक, इसको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो घोंघा और मछली की आवश्यकता पड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बस बाकी आपको बता दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद जो भी आपका होगा नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।